तो कल अपन ने टीपी में कहाँ तक पढ़ा था? सेक्शन 50 तक पढ़ा था। ठीक है, आज अपन सेक्शन 51 से पढ़ते हैं। तो सेक्शन 51 क्या कहता है कि त्रुटिपूर्ण हक के अधीन रहते हुए कोई व्यक्ति जो अंतरिति है, सद्भावना पूर्वक कोई धारक है और उसने क्या है, अपनी संपत्ति में अभिवृद्धि कर लिए, यानी ए और बी के बीच में कोई संपत्ति अंतरण हुआ था। ठीक है, ए क्या है, कहता है कि मैं इस संपत्ति का मालिक हूं, और वो संपत्ति अंतरित कर देता है किसको? बी को अंतरित कर देता है। बी सोचता है कि भाई मैंने तो इससे ये असली मालिक है। जांच पड़ताल करने के बाद में क्या करता है, वो सद्भावना पूर्वक गुड फेथ में सप्रतिफल यानी प्रतिफल देकर वो कोई संपत्ति उससे खरीद लेता है, और खरीदने के बाद उसे लगता है कि इसका तो मैं ही मालिक हूं या मैं ही स्वामी है। वो इस विश्वास पे कार्य करता है, गुड फेथ में, उस संपत्ति के मूल्य में क्या कर देता है, अभिवृद्धि कर देता है। यानी वो कोई भी उसमें ऐसा कोई काम कर देता है जिससे क्या संपत्ति का मूल्य क्या हो जाता है, अभिवृद्धि हो जाती है संपत्ति के मूल्य में। जैसे कोई एग्रीकल्चर लैंड है, बी ने उसे खरीदा ए से, और खरीदने के बाद में कैसे पहले तो क्या बारानी जमीन थी, मतलब बारिश के पानी से ही उसमें खेती होती थी। लेकिन बी क्या करता है कि अब तो इसका मालिक मैं ही हूं, इसलिए वो क्या करता है, वहां पे ट्यूबवेल खुदवा लेता है या कुआं खुदवा लेता है या वहां बाउंड्री करवा देता है, चार दीवारी करवा लेता है उस जगह के। तो ऐसे करने से क्या उस संपत्ति के मूल्य में अभिवृद्धि हो गई। अभिवृद्धि करने के बाद में बेहतर हक रखने वाले व्यक्ति आता है कोई, वो कहता है कि ए को बेचने का राइट ही नहीं था, इस जमीन का तो असली मालिक मैं हूं, इस जमीन का तो असली स्वामी मैं हूं, आपसे बेहतर हक है मेरा। यानी आपने जिस व्यक्ति से खरीदा उसे बेचने का कोई राइट ही नहीं था, तो ए से बेहतर हक मेरा है, और आपने खरीदा सही मालिक से नहीं खरीदा, इसलिए इस पे बेहतर हक मेरा है, ये प्रॉपर्टी तो मेरी है। तो वहां पर अंतरिति के पास में दो विकल्प मौजूद होते हैं कि मान लो बेहतर हक रखने वाला व्यक्ति आके कहता है कि आप अंतरिति को क्या बेदखल कर रहा है, तो अंतरिति के पास दो विकल्प मौजूद रहते हैं। पहला विकल्प ये है कि वो कह दे कि मैंने जो अभिवृद्धि की है, या तो क्या आप उसका मूल्य चुका दो या उसके लिए प्रतिभूति दे दो, कि मैंने इस संपत्ति में जो अभिवृद्धि की है, या तो आप इसका मूल्य मुझे चुका दो या इसके लिए मुझे आप प्रतिभूति दे दो। पहला विकल्प ये। दूसरा विकल्प वो ये कहता है कि आप इस संपत्ति को मुझे विक्रय कर दो। कितने मूल्य पे? जिस समय वो बाजार मूल्य उस संपत्ति का, जब वो बेहतर हक रखने वाला आता है, मान लो 10 साल या 15 साल बाद में आता है, विक्रय के होने से 10 या 15 साल बाद में आता है, तो फिर अंतरिति कहेगा कि आज के बाजार मूल्य पर आप मुझे ये संपत्ति विक्रय कर दो। ठीक है, तो दो विकल्प क्या है, एक तो वो कहेगा कि या तो मैंने जो अभिवृद्धि की है इसका मूल्य मुझे चुका दो, या इसके लिए आप मुझे प्रतिभूति या श्योरिटी दे दो। तो पहला विकल्प ये है कि वो उस मूल्य ले लेगा, लेकिन वो कितना मूल्य लेगा, वो जिस दिन आया है बेहतर हक रखने वाला, वो उस समय जो प्रचलित है, उस समय उस संपत्ति का बाजार मूल्य क्या है, या उस अभिवृद्धि का, या उसे जो प्रतिभूति की जो राशि दे जा रही है, वो बेदखली के समय उस अभिवृद्धि का बाजार मूल्य कितना है, उतनी प्रतिभूति मांगेगा या उतना उस अभिवृद्धि के लिए मूल्य मांगेगा। फर्स्ट विकल्प ये रहता है। सेकंड विकल्प क्या है, वो कह देता है अंतरिति कि आप बेहतर हक रखने वाले व्यक्ति को कह देता है कि आप इसे मुझे आज के, जब बेदखल किया जा रहा है उस समय के बाजार मूल्य पे इस संपत्ति को मुझे विक्रय कर दो। तो सबके दिमाग में क्वेश्चन यही आता है कि अंतरिति ने पहले तो ए से खरीदी उस जमीन को, फिर वो बेहतर हक रखने वाले व्यक्ति से क्यों खरीदेगा?
उसको और क्या उपचार प्राप्त है, उसको बेहतर हक रखने वाले व्यक्ति से इसलिए खरीदना पड़ रहा है कि ए ने जो बेचा था वो जांच पड़ताल नहीं की थी अंतरिति ने, इसलिए गलत व्यक्ति से उसने खरीद लिया, उसके साथ क्या है, फ्रॉड हो गया। तो 20 बेहतर हक रखने वाले व्यक्ति से क्या है, अंतरिति दोबारा खरीदता है उस संपत्ति को और दोबारा उसी संपत्ति के लिए मूल्य चुकाता है किसे, बेहतर हक रखने वाले व्यक्ति को। और जो ए को चुका दिया गया है मूल्य, वो उसके लिए अलग से वाद संचित करेगा, क्योंकि ए ने बी के साथ में फ्रॉड किया, वो उसके लिए वाद संचित करेगा। ठीक है, एक बात इसमें आती है कि अगर कोई व्यक्ति जिसने उस संपत्ति के मूल्य में अभिवृद्धि करने के लिए वहां पर फसल उगाई है और वहां पर बेहतर हक रखने वाला व्यक्ति आ जाता है और उसे बेदखल कर देता है, तो वो जो बाजार मूल्य मांगता है उस अभिवृद्धि के लिए, तो वहां पर जिस अंतरिति ने फसल बोई है, उगाई है, वो वहां से क्या है, उस फसल को उस क्षेत्र में, उस जमीन में प्रवेश कर सकता है, फसल को काट कर एकत्रित कर सकता है और उसे वहां से ले जाने के लिए वो हकदार होता है, उसका अधिकार होता है कि अगर उसने फसल उगा दी तो वो उस फसल को काटने के लिए, वहां से एकत्रित कर ले जाने के लिए उस जमीन या उस संपत्ति में आने जाने का उसका राइट होगा। ठीक है, ये था सेक्शन 51। अब आता है सेक्शन 52, जिसको लिस्पेंडेंस का सिद्धांत भी कहते हैं, लंबितवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। ये कहता है कि सेक्शन 52 ये कहता है, लंबितवाद का सिद्धांत बोलते हैं जिसको, कि जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ के भारत की सीमाओं के अंतर्गत या सीमाओं के अंदर किसी भी प्राधिकार व न्यायालय या केंद्रीय सरकार द्वारा भारत की सीमाओं से परे कोई न्यायालय स्थापित किया हुआ है, तो वहां पर अगर स्थावर संपत्ति से संबंधित कोई वाद या कोई कार्रवाई चल रही है, क्या कि जम्मू कश्मीर के अलावा भारत की सीमाओं के अंदर प्राधिकारवान न्यायालय में या भारत की सीमाओं से परे केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित किया हुआ कोई न्यायालय है और उस न्यायालय में स्थावर संपत्ति यानी अचल संपत्ति से संबंधित कोई वाद या कोई कार्रवाई चल रही है, जो कि क्या है, दुर्भिसंधि संधिपूर्ण नहीं हो, यानी दोनों पक्षकारों ने दुर्भिसंधि संधि जानबूझ के ऐसा वाद तो संचित नहीं किया हुआ होना चाहिए, यानी दुर्भिसंधि संधि नहीं होनी चाहिए दोनों पक्षकारों के बीच में। तो वाद का कोई भी पक्षकार उस स्थावर संपत्ति को आगे अंतरित नहीं कर सकता। ठीक है, जिसके लिए कोई वाद या कार्रवाई चल रही है, जिस स्थावर संपत्ति के लिए, उसे आगे वाद के लंबित रहने के दौरान वाद का कोई भी पक्षकार उसे आगे अंतरित नहीं कर सकता। ठीक है, क्यों नहीं कर सकता? अगर ऐसा अंतरण कर दिया जाए तो न्यायालय की कोई डिग्री या कोई आदेश आएगा, जिसके भी फेवर में आएगा, उसके हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। उसके हितों पे विपरीत पड़ने वाले प्रभाव को रोकने के लिए ये लिस्पेंडर्स या लंबितवाद का सिद्धांत साम्य के सिद्धांत के अनुसार बनाया गया है। लेकिन इसमें एक आता है कि कब कोई व्यक्ति स्थावर संपत्ति से संबंधित वाद न्यायालय में लंबित है, फिर वो कब उसको आगे अंतरित कर सकता है? अगर प्राधिकार व न्यायालय कोई निर्बंधन तय कर दे, कोई शर्तें तय कर दे कि इन निर्बंधनों के अधीन रहते हुए आप इस स्थावर संपत्ति को अंतरित कर सकते हो। अगर न्यायालय परमिशन नहीं देता है तो
उस संपत्ति को जिसके लिए कोई वाद या कार्रवाई संस्थित है उसे किसी भी दशा में आगे अंतरित नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसमें सेक्शन 52 में वैसे सिंपल सिद्धांत ये है कि अगर वाद या कार्रवाई स्थावर संपत्ति से संलंबित है तो वाद का कोई भी पक्षकार उस प्रॉपर्टी को आगे अंतरित नहीं कर सकता। लेकिन अपवाद क्या है, अगर न्यायालय कुछ निर्बंधों या शर्तों पर उसे आगे अंतरित करने की परमिशन देता है, अनुज्ञा देता है, तो फिर उसे आगे अंतरित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। अब इसमें एक स्पष्टीकरण दिया हुआ है, धारा 52 में ही स्पष्टीकरण दिया हुआ है कि वाद लंबित कब तक माना जाएगा। वाद लंबित कब तक माना जाएगा, तो सिंपल सी लैंग्वेज में वाद शुरू कब होता है, सिविल प्रक्रिया संहिता में बताया है सेक्शन 26 में और ऑर्डर 4 में कि जब न्यायालय सक्षम अधिकारता वाले न्यायालय के समक्ष वाद पत्र संस्थित किया जाता है, तो यानी कोई भी न्यायालय है या कोई भी अधिकारी है जो प्राधिकारवान अधिकारी है, अगर उसके समक्ष वाद पत्र पेश कर दिया जाता है 2 कॉपी में, तो जब वाद पत्र पेश कर दिया जाता है उस तारीख से वाद स्टार्ट हो जाता है। और कब तक लंबित माना जाता है, उस वाद में डिग्री आने के बाद में उस डिग्री का निष्पादन या एग्जीक्यूशन जब तक नहीं हो जाता, यानी डिग्री का जो एग्जीक्यूशन होना है वो जब तक पूर्ण नहीं हो जाता या उसके लिए जो अवधि बताई है वो समाप्त नहीं हो जाती, तब तक वाद लंबित माना जाता है। यानी वाद स्टार्ट कहाँ से हुआ, वाद पत्र पेश करने की तारीख से वाद लंबित स्टार्ट हो जाता है, टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है। और खत्म कब होता है, वाद का लंबित रहना खत्म कब होता है, जब उस वाद में डिग्री आ गई और डिग्री आने के बाद में उसका एग्जीक्यूशन संपूर्ण रूप से हो चुका या एग्जीक्यूशन के लिए जो टाइम पीरियड था वो बीत चुका है, तब वाद समाप्त माना जाता है। यानी वाद लंबित कब से कब तक माना जाएगा, सिंपल सी वाद पत्र पेश करने की तारीख से निष्पादन की तारीख तक, डिग्री की निष्पादन की तारीख तक वाद लंबित ही माना जाता है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट 53 सेक्शन। ये क्या कहता है, सेक्शन 53 ये कह रहा है कपट पूर्वक अंतरण। 2 बातें हैं इसमें सेक्शन 53 में कि जहां पर फर्स्ट बात ये आ रही है कि कोई व्यक्ति अपनी स्थावर संपत्ति को इसलिए अंतरित करता है कि वो अपने लेनदारों को विफल कर सके। यानी जो ऋणदाता हैं, ए के ऋणदाता कई हैं, सी बी सी डी एफ, वो क्या करता है कि मेरे पास जो संपत्ति है मैं किसी को अंतरित कर देता हूं। ठीक है, अंतरित कर देता हूं। तो जिन लेनदारों को विफल करने के लिए या जिन लेनदारों को धोखा देने के लिए उसने वो संपत्ति अंतरित की है, उन्हीं में से कोई भी लेनदार ऐसे अंतरण को शून्य करवाने के लिए आवेदन कर सकता है। यानी वो क्या है, उनमें से कोई भी लेनदार ऐसे अंतरण को शून्य वॉइडेबल करवा सकता है। ठीक है, लेकिन इस धारा की कोई भी बात सद्भावना पूर्वक प्रतिफल देने वाले सप्रतिफल अंतरित के अधिकारों का ह्रास नहीं करेगी। मान लो ए है, ए के बी सी डी एफ बहुत सारे लेनदार है संपत्ति के। ठीक है, अब क्या करता है ए चाहता है कि बी सी डी सबको क्या है, मैं धोखा दे दूं, कपट वंचित कर दूं। इसके लिए ए क्या करता है, एक्स को अपनी संपत्ति क्या करता है, एक्स को अपनी संपत्ति विक्रय कर देता है। और एक्स को पता नहीं है कि इसने ये संपत्ति मुझे क्यों विक्रय की है, क्यों बेची है। उसे पता नहीं है कि वो अपने लेनदारों को धोखा देना चाहता है और उसने गुड फेथ में खरीदी और साथ में इसके लिए प्रतिफल भी दे दिया। तो इस धारा का प्रभाव सप्रतिफल अंतरितों के अधिकारों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो अंतरण को शून्य करवाना चाहते हैं लेनदार और वो वॉइडेबल करवा भी सकते हैं, लेकिन वॉइडेबल करवाने से जो अंतरिती है
जिसने गुड फेथ में और जिसने प्रतिफल देकर कोई संपत्ति खरीदी है उसके अधिकारों का ह्रास नहीं होगा। ठीक है, फिर क्या करेगा, लेनदार क्या अंतरण को शून्य करने अवॉइडेबल करवाना चाहेगा, इसके लिए फिर ए को उन लेनदारों को पैसा चुकाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। इसी सेक्शन में बताया कि दिवाला संबंधी किसी भी विधि पर यह धारा प्रभाव नहीं डालेगी, यानी दिवालिया से संबंधित कोई भी प्रावधान है उस पर यह धारा प्रभाव नहीं डालेगी। फिर आ रहा है इसमें सेक्शन 53 में कहा गया कि जहां पर कोई वाद लेनदारों द्वारा, इसका मतलब ये सीधी सी बात है, ये प्रतिनिधि वाद लाने की भी इजाजत देता है। कैसे देता है कि मान लो ए के बी सी डी ई एफ कई लेनदार थे और ए ने क्या, इन सबको धोखा देने के आशय, इनसे सबसे कपट करने के लिए एक्स को संपत्ति विक्रय करते। तो अब बी सी डी ई एफ जो भी लेनदार है उन सबको एक साथ वाद लाने की आवश्यकता नहीं है। उनमें से कोई उन सब की ओर से उन सब के फायदे के लिए उनमें से कोई भी एक व्यक्ति वाद ला सकता है। क्यों ला सकता है कि कई व्यक्ति है, सबका सामान्य हित है, तो कौन सा वाद लेके आएगा, वो प्रतिनिधि वाद लेके आएगा। कहाँ पे लेके आएगा, सिविल प्रक्रिया संहिता के ऑर्डर 1 के रूल 8 में, रूल 8 में प्रतिनिधिवाद लेके आएगा। ठीक है, सब बहुत सारे व्यक्ति है, सबका सामान्य हित है, तो वो उनमें से कोई भी व्यक्ति एक प्रतिनिधि, उन सब की ओर से प्रतिनिधिवाद ला सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इसका सेक्शन 53 का कहता है कि जहां पर कोई व्यक्ति अपनी स्थावर संपत्ति को पाश्चिक अंतरिति को कपट वंचित करने के आशय से, पाश्चिक यानी पश्चातवर्ती जो अंतरिति है उसको कपट वंचित करने के आशय से क्या है, बिना प्रतिफल के ही क्या है, अपनी संपत्ति अंतरित कर देता है। तो वहां पर पाश्चिक अंतरिति को ये विकल्प है कि वो ऐसे अंतरण को वॉइडेबल शून्य करणीय करवा सकता है। कैसे, इसको एग्जाम्पल समझेंगे अपन। जैसे ए है, क्या है, ए अपनी प्रॉपर्टी, सारी की सारी प्रॉपर्टी क्या है, सी को, जो उसका बच्चा है या जो उसका उत्तराधिकारी है उसको देना चाहता है। ठीक है, देना चाहता है, उत्तराधिकारी को देना चाहता है, ये हो गया देना। और बाद में क्या करता है, वो उसी प्रॉपर्टी को सी को बेच देता है। लेकिन उसने क्या किया कि जो पाश्चिक अंतरिति है उसे प्रॉपर्टी नहीं मिले, इसलिए क्या है, बी जो उसका उत्तरजीवी था या जो उसका उत्तराधिकारी था, पुत्र था, उसको क्या है, प्रॉपर्टी अंतरित कर देता है। कब्जा सी को दिया नहीं, सी को विक्रय कर दी, और कब्जा किसको दे दिया, अपने उत्तरजीवी या उत्तराधिकारी या अपने जो भी पुत्र है उनको बी को दे दिया। तो पाश्चिक अंतरिति कौन हुआ, सी हुआ, पाश्चिक अंतरिति सी हुआ। तो वहां पर पाश्चिक अंतरिति को ये राइट है कि वो ऐसे अंतरण को वॉइडेबल शून्य करणीय करवा सकता है। क्यों करवा सकता है कि बी को जो अंतरण किया है वो सी को कपट वंचित करने या उसे धोखा देने के आशय से अंतरण किया गया है। ठीक है, लेकिन इसमें एक आगे आया है परंतु बताया है कि प्रतिफल के बिना किया गया हर अंतरण जो पाश्चिक अंतरिति को कपट वंचित करने के आशय से ही किया गया, कोई जरूरी नहीं है कि जो पाश्चिक अंतरिति है उसे वो प्रतिफल देकर भी कपट वंचित कर सकता है। ठीक है, कैसे कि पाश्चिक अंतरिति को सी से उसने क्या, कोई संपत्ति विक्रय कर दी सी को, और उसके लिए क्या विक्रय मूल्य उसने प्राप्त कर लिया। ये तो था सी जो पाश्चिक अंतरिति था और उससे क्या उसने पैसे ले लिए। अब बी जो पूर्विक अंतरिति है उसको कपट वंचित कर, उससे जो बिना पैसे दिए ही वो उसे अंतरित कर सकता है, और कोई जरूरी नहीं है कि वो पाश्चिक अंतरिति को धोखा देने के लिए आशय से, यानी सी को धोखा देने के आशय से वो बी को
प्रतिफलार्थ अंतरित भी कर सकता है। ठीक है, ये आता है सेक्शन 53। अब आता है सेक्शन 53A, भाग्यिक पालन का सिद्धांत या आंशिक पार्ट परफॉर्मेंस बोलते हैं या आंशिक पालन का सिद्धांत बोलते हैं इसे। इसमें क्या होता है कि ए व्यक्ति होता है, कोई एक व्यक्ति है यानी ए अपनी स्थावर संपत्ति को प्रतिफल लेकर किसी अन्य व्यक्ति को क्या है अंतरित करता है या उसका अंतरण करता है। इसके लिए क्या है, दोनों ने हस्ताक्षरित लेखबद्ध संविदा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और उसमें जो निर्बंधन या युक्त जो भी निर्बंधन थे उस कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने लिख लिया या अभिनिश्चित कर लिया। यानी ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ए कहता है कि मैं अपनी स्थावर संपत्ति को बी को बेचता हूँ, इसके लिए उन्होंने लिखित में रिटर्न में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और जो भी शर्तें थी वो भी उसमें लिखित कर ली। लिखने के बाद में कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में अंतरिती यानी बी उस संविदा का भागिक पालन यानी उसका पार्ट परफॉर्मेंस करने के लिए क्या है कब्जा संपत्ति का ले लेता है या अंतरिती का कब्जा पहले से ही है, या तो वो कब्जा ले लेता है या उसका कब्जा पहले से ही है और वो संविदा के पार्ट कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट परफॉर्मेंस में उस कब्जे को चालू रखता है, या वो संविदा का पार्ट परफॉर्मेंस या उसका भागिक पालन करने के लिए कोई कार्य कर चुका है या करने को तैयार या रजामंद है। तीन बातें, या तो कब्जा ले लिया है या पहले से ही कब्जा है उसको चालू रखता है, या संविदा के भागिक पालन के अनुक्रम में वो कार्य कर चुका है या करने को तैयार या रजामंद है। यानी या तो क्या वो अपने हिस्से का आधा हिस्सा जो अंतरिती को काम करना था वो कर चुका है या करने को तैयार और रजामंद है। संविदा में जितना पार्ट परफॉर्मेंस जितने भाग का पालन उसको करना था वो इसके लिए रजामंद है और कार्य करने के लिए तैयार है। तो वहां पर अंतरक या उसके विधिक प्रतिनिधि अंतरिती या उसके विधिक प्रतिनिधि को जो शर्तें कॉन्ट्रैक्ट में तय हुई थी उनसे अधिक शर्तें या उनसे अधिक दायित्व या उनसे अधिक भार अधिरोपित नहीं कर सकते। यानी जैसे ए और बी के बीच में मान लो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि ए अपनी एक जो जमीन है वो बी को विक्रय कर रहा है और बी उसे 1 लाख रुपए में खरीदता है और ये तय होता है। ठीक है, खरीदने की संविदा हो, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। बी क्या करता है, इस संविदा के अनुपालन में ए की जो जमीन है उस पर कब्जा कर लिया है और वो इसके लिए पैसे भी चुकाने के लिए तैयार है। ठीक है, अब ए या उसके एलआर विधिक प्रतिनिधि बी को या बी के एलआर को ये नहीं कह सकते कि जो कॉन्ट्रैक्ट पहले 1 लाख में हुआ था हम तो अब उसको 1 लाख में ये जमीन आपको नहीं देंगे, इसके लिए हमें तो 2 लाख या 2.5 लाख रुपए चाहिए और अधिक बाध्यता अधिरोपित नहीं कर सकते। ये कहने का मतलब ये कि अगर अंतरिती अपने पार्ट परफॉर्मेंस अपने हिस्से की संविदा का पार्ट परफॉर्मेंस कर चुका है तो उसे और अधिक दायित्व या बाध्यता अधिरोपित नहीं की जा सकती जितना कि मूल संविदा में रिटर्न में लिख लिया गया था। ठीक है, एक बात तो ये। दूसरी बात ये आती है कि मान लो दोनों के बीच में संविदा कॉन्ट्रैक्ट हो गया और कॉन्ट्रैक्ट क्या हस्ताक्षरित हो गया तो बाद में अंतरक या उसके विधिक प्रतिनिधि ये नहीं कह सकते कि ये तो संविदा क्या है रजिस्टर्ड नहीं है या इसका उचित प्रारूप में नहीं लिखी गई है या इसमें कोई औपचारिकता करनी बाकी है, यानी औपचारिकताओं का पालन नहीं किया गया है, तो वो ऐसा नहीं कह सकते। समझ आई दो बातें। फर्स्ट बात तो ये कि वो और अधिक दायित्व या बाध्यता अधिरोपित नहीं कर सकते। सेकंड कि वो डिनाई नहीं कर सकता स्वयं अंतरक कि मैं अब इस संविदा का पालन नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि ये संविदा कॉन्ट्रैक्ट क्या रजिस्टर्ड नहीं है या ये
किसी अन्य औपचारिकताओं का पालन नहीं करता, ऐसा मना नहीं कर सकता। उसको अपने हिस्से का अंतरंग को अपने हिस्से की पार्ट परफॉर्मेंस करनी ही होगी। ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि अगर कोई अंतरिति ऐसा है, मान लो 2-3 अंतरिति थे और उनमें से कोई अंतरिति ऐसा है जिसने प्रतिफल देकर वो संपत्ति खरीदी है, सह प्रतिफल अंतरिति है, और उसको सूचना ही नहीं है कि भाई मुझे पार्ट परफॉर्मेंस करना है। मान लो ए की कोई संपत्ति थी और उसने बी और सी को बेच दी। बी तो अपने हिस्से के पार्ट परफॉर्मेंस कर चुका है, सी को पता ही नहीं है, सूचना ही नहीं है कि मुझे भी ये काम करना है, या मुझे भी ये पैसे चुकाने हैं, मुझे भी ये कब्जा बनाना है, कब्जा करना है, मतलब उसको कुछ भी सूचना ही नहीं है। लेकिन सी ने पैसे तो भुगतान किए हैं। वहां पर सह प्रतिफल अंतरिति के अधिकारों पर इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जिसे ये सूचना ही नहीं है कि उसे पार्ट परफॉर्मेंस करना है या उसे भागिक कॉन्ट्रैक्ट का, संविदा का भागिक पालन करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेक्शन 54। सेक्शन 54 क्या कहता है? विक्रय की परिभाषा देता है। विक्रय की परिभाषा देता है। विक्रय क्या है? विक्रय ऐसी कीमत के बदले, यानी कीमत के बदले में स्वामित्व का अंतरण है जो या तो दी जा चुकी है या जिसका कोई भाग दे दिया गया है या देने का वचन दिया गया है। क्या है कि स्वामित्व के कीमत के बदले में स्वामित्व का अंतरण है। ऐसी कीमत या तो दे दी जा चुकी है या देने का वचन दिया गया है, या जिसका कोई भाग दे दिया गया है या देने का वचन दिया गया है। समझ आया? 4 चीजें बोली मैंने इसमें कि विक्रय क्या है? कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण है, यानी विक्रय चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति का हो सकता है। चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति का विक्रय किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो 54 है वो सिर्फ सेक्शन 54 है, वो सिर्फ स्थावर संपत्ति के विक्रय के बारे में बताता है। तो अपन बाकी की विक्रय की डेफिनेशन, चल संपत्ति की विक्रय की डेफिनेशन कहाँ पढ़ते हैं? माल विक्रय अधिनियम में पढ़ते हैं। ठीक है, माल विक्रय अधिनियम में पढ़ते हैं। तो यहाँ सिर्फ स्थावर संपत्ति की है। तो कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण जो दे दी जा चुकी है या देने का वचन दिया गया है, या जिसका कोई भाग दे दिया गया है या देने का वचन दिया गया। अब इस सेक्शन 54 में बताया कि विक्रय किया कैसे जाता है। विक्रय कोई भी चीज है तो उसका विक्रय कैसे किया जाएगा। फर्स्ट बात आती है कि जहां कोई अंतरण 100 रुपए से अधिक का है, तो वहां पर चाहे संपत्ति मूर्त हो चाहे संपत्ति अमूर्त हो, मूर्त हो या अमूर्त हो, वहां केवल और केवल रजिस्ट्रीकृत लिखत के द्वारा ही ट्रांजैक्शन हो सकता है या अंतरण किया जा सकता है। यानी कोई संपत्ति चाहे मूर्त संपत्ति है चाहे अमूर्त संपत्ति, और जिसका मूल्य 100 रुपए से अधिक है, तो वहां उनका अंतरण केवल और केवल क्या है? रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है, फिर आता है कि अगर 100 रुपए से कम के मूल्य की मूर्त संपत्ति है, 100 रुपए से कम के मूल्य की मूर्त संपत्ति है। पहले मैंने बताया कि 100 रुपए से अधिक की है, चाहे मूर्त है चाहे अमूर्त है, तो उसको रजिस्टर्ड कर द्वारा ही किया जाएगा। अब सेकंड पॉइंट बता रही हूं कि जहां 100 रुपए से कम मूल्य की कोई मूर्त स्थावर संपत्ति है, तो उसका विक्रय रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा या कब्जे के परिदान द्वारा किया जा सकता है। क्या? कि जहां कोई मूर्त संपत्ति 100 रुपए से कम की है, तो वहां पर विक्रय कैसे होगा? या तो कब्जे का परिदान दे दिया जाएगा या रजिस्ट्रीकृत लिखत के माध्यम से विक्रय किया जाएगा। अब मूर्त संपत्ति है
तो उसके संपत्ति का परिदान कैसे किया जाता है? जब विक्रेता क्रेता या क्रेता की ओर से निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को संपत्ति पर कब्जा करा देता है तो वो कब्जे का परिदान या संपत्ति का परिदान माना जाता है। यानी संपत्ति का परिदान, कोई कहते हैं कि 100 रुपए से कम की संपत्ति है और उसका विक्रय संपत्ति के परिदान से करना है, तो अब संपत्ति का परिदान कब माना जाए? विक्रेता द्वारा क्रेता या क्रेता की ओर से निर्दिष्ट कोई व्यक्ति है तो उसको कब्जा करा के, यानी मान लो एक एग्जांपल पेन है, मूर्त संपत्ति है, ठीक है, और उसको क्या है, कोई किसी को अंतरित करना चाहता है तो वो क्रेता यानी जिसकी प्रॉपर्टी, सॉरी जो विक्रेता जिसकी प्रॉपर्टी है वो उसको क्रेता को, यानी या तो क्रेता बी को या उसकी ओर से कोई निर्दिष्ट व्यक्ति उसको कब्जा परिदान कर देगा, कब्जा दे देगा कि अब ये हो गया संपत्ति का परिदान, और ऐसे इस द्वारा वो संपत्ति के परिदान द्वारा संपत्ति का अंतरण कर सकता है। नेक्स्ट इसी में बताया कि विक्रय की संविदा, स्थावर संपत्ति की विक्रय की संविदा क्या है? वह संविदा जो पक्षकार, विक्रय के जो पक्षकार है, विक्रय संविदा की जो पक्षकार है उनके द्वारा जो निर्बंधन या जो रिस्ट्रिक्शंस, निर्बंधन तय किए जाते हैं दोनों के द्वारा, वो होती है विक्रय की संविदा। यानी क्रेता ये कह देता है, कोई शर्त रख देता है, कोई निर्बंधन रख देता है, विक्रेता ये शर्त रख देता है, तो विक्रय की संविदा क्या है? विक्रय के पक्षकारों द्वारा तय किए गए निर्बंधन, उन दोनों के पक्षकारों के बीच में जो तय निर्बंधन होते हैं, निर्बंधन द्वारा जो संविदा तैयार होती है वो होती है विक्रय की संविदा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 55, सेक्शन 55 में बड़ा सा सेक्शन है, इसमें क्रेता और विक्रेता दोनों के क्या बताए, अधिकार और ड्यूटीज बताई हैं, ठीक है। तो इसको आप लिख लो, मैं धीरे धीरे बोलती हूँ कि क्या क्या होती है, इसमें डायरेक्ट में अपन को पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो सबसे पहले विक्रेता, विक्रेता के दायित्व ड्यूटीज क्या होती है? विक्रेता की ड्यूटी क्या होती है? तो विक्रेता की ड्यूटी को अपन दो पार्ट में बांटेंगे। एक तो विक्रय होने से पहले उसकी क्या ड्यूटी होती है, सेकंड विक्रय होने के बाद में उसकी क्या ड्यूटी होती है, ठीक है। समझ आया कि पहले क्रेता और विक्रेता दोनों की ड्यूटी भी बताई है इसमें 55 में, और दोनों के अधिकार भी बताए हैं, क्रेता के और विक्रेता दोनों के। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसकी लैंग्वेज को याद करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ सेक्शन 55 में क्या क्या बातें बताई है वो याद करनी है अपने को, ठीक है। तो सबसे पहले विक्रेता के दायित्व, विक्रेता के दायित्व को दो पार्ट में बांटेंगे। विक्रय होने से पहले उसके क्या दायित्व थे और विक्रय होने के बाद में, संपत्ति का विक्रय होने के बाद में उसके क्या दायित्व होंगे। तो फर्स्ट, विक्रय होने से पहले विक्रेता का दायित्व है कि वो तात्विक त्रुटि प्रकट करने का, विक्रेता का यानी जिस सामान को वो विक्रय कर रहा है उसके बारे में कोई त्रुटि है, उसमें कोई कमी है, उसको वो प्रकट करेगा, ये उसकी विक्रेता की ड्यूटी है। कोई भी तात्विक त्रुटि है उसे प्रकट करने का विक्रेता का दायित्व है, इसे लिख लो, है ना, ठीक है। क्या आता है, विक्रेता को त्रुटि, कोई भी वस्तु जिसे वो विक्रय कर रहा है या जो भी संपत्ति विक्रय कर रहा है तो उसके बारे में जो त्रुटि है या उसमें जो कमी है उसको प्रकट करने का दायित्व किसका होता है, विक्रेता का होता है। सेकंड दायित्व क्या होता है कि हक दस्तावेज प्रस्तुत करने का दायित्व, वो अपने डॉक्यूमेंट, टाइटल जिनके द्वारा उसे उस संपत्ति पर मालिकाना हक है उन दस्तावेज को प्रस्तुत करेगा, उन्हें दिखाएगा, तभी तो क्रेता उससे खरीदेगा। यानी विक्रय से पहले हक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का दायित्व किसका आता है, विक्रेता का आता है, ठीक है। फिर अगर कोई क्वेश्चन पूछता है क्रेता, अगर कोई क्वेश्चन विक्रेता से पूछा जाता है विक्रय से पूर्व,
तो उन प्रश्नों का उत्तर देने का दायित्व किसका होता है? विक्रेता का होता है। दोबारा बोलूं, फर्स्ट ड्यूटी क्या आती है? हक त्रुटि, तात्विक कोई त्रुटि है, कमी है, उसको उजागर करना। दूसरा दायित्व आता है कि वो हक दस्तावेजों को प्रस्तुत करे। तीसरी ड्यूटी आती है कि वो बताए, अगर कोई क्रेता उनसे कोई क्वेश्चन पूछता है, विक्रेता से, विक्रय होने से पूर्व अगर क्रेता कोई क्वेश्चन पूछता है तो विक्रेता की ड्यूटी हो जाती है कि वो उन प्रश्नों का उत्तर दे। ठीक है। संपत्ति की देखरेख करे, विक्रय हुआ नहीं उससे पहले संपत्ति की देखरेख करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? विक्रेता की होती है। ठीक है। अगर उस संपत्ति पे कोई प्रभार है, यानी उससे कोई देना है, भरण पोषण करना है, उस संपत्ति पे कोई भार है, तो उस प्रभार की अदायगी करना या उसको चुकता करने की ड्यूटी किसकी होती है? विक्रय से पूर्व विक्रेता की होती है। ठीक है। तो 5-6 ड्यूटी है। अब आता है विक्रय पूर्ण होने के बाद में। विक्रय पूर्ण हो गया, उसके बाद में विक्रेता की क्या ड्यूटी आती है? सबसे पहले वो कब्जे का परिधान करेगा। कब्जा देने का उसका दायित्व है कि विक्रय हो गया, विक्रय होते ही तुरंत वो उसको क्रेता को कब्जा देगा। ठीक है। फिर सेकंड ड्यूटी ये आती है विक्रय होने के बाद में कि हक के लिए विवक्षित संविदा करेगा, यानी उस जिस चीज का वो विक्रय कर रहा है उससे जुड़ी हुई इम्प्लाइड कोई भी कॉन्टैक्ट है, उन कॉन्टैक्ट को, उन हक के लिए उन कॉन्टैक्ट को, इम्प्लाइड कॉन्टैक्ट भी वो करेगा। ठीक है। ये क्या थे? विक्रेता के ड्यूटीज थे कि विक्रय से पूर्व क्या थी ड्यूटी और विक्रय के बाद में क्या ड्यूटी थी। अब आता है इसमें 55-4 में बताया है विक्रेता के अधिकार। अब विक्रेता के अधिकार भी दो भागों में बांटेंगे। विक्रय से पूर्व विक्रेता के क्या अधिकार थे और विक्रय के पश्चात विक्रेता के क्या अधिकार होते हैं। ठीक है। तो विक्रय से पूर्व क्या अधिकार है? फर्स्ट, अगर उस जमीन से जिसका वो विक्रय कर रहा है, अगर उससे कोई किराया, भाटक या कोई लाभ मिल रहा है तो वो सब प्राप्त करने का अधिकार होगा। किसको होगा? विक्रेता को। यानी विक्रय से पूर्व उस संपत्ति से होने वाले कोई लाभ है, कोई भाटक है, कोई किराया है, वो सब प्राप्त करने का उसका अधिकार होगा। ठीक है। अब आता है विक्रय के पश्चात विक्रेता क्या अधिकार है। विक्रय के पश्चात विक्रेता के अधिकार। सबसे पहला अधिकार धारणा अधिकार। अगर क्रेता ने पैसे का भुगतान नहीं किया है, अगर क्रेता ने पैसों का भुगतान, विक्रय मूल्य का भुगतान नहीं किया है तो विक्रेता को उस वस्तु, उस संपत्ति पे धारणा अधिकार बनाए रखने का अधिकार है जब तक कि वो भुगतान नहीं कर देता। ठीक है। तो ये थे विक्रेता के दायित्व और अधिकार। अब आता है सेक्शन 55 के ही क्लोज 4 में क्रेता के दायित्व बताए। अब क्रेता के दायित्व, इसको सेक्शन वाइज याद करने की आवश्यकता नहीं, अपन सिर्फ इतना ही पढ़ लें कि सेक्शन 55 में क्या क्या बातें बताई। विक्रेता की ड्यूटी बताई और राइट बताई। अब आते हैं क्रेता की ड्यूटी क्या होती है, क्रेता के दायित्व क्या क्या होते हैं। तो वही वैसे ही है। क्रेता का दायित्व विक्रय से पूर्व, यानी विक्रय होने से पूर्व क्रेता का क्या दायित्व है? क्रेता का ये दायित्व है कि वो तथ्यों को बताए कि किस पर्पज से, किस आवश्यकता है या उसका उस चीज को खरीदने का पर्पज क्या है। वो अपना उद्देश्य बताएगा कि मैं इस वस्तु को या इस संपत्ति को किस पर्पज से खरीदा। मान लो वो आवासीय जमीन में कह दे मैं तो खेती करना चाहता हूँ, उसने तथ्य नहीं बताए और आवासीय जमीन खरीद लेता है, तो यहाँ पे क्रेता का ये दायित्व है विक्रय होने से पहले वो विक्रेता को उन तथ्यों को बताए जिनके लिए वो विक्रय कर रहा है। ठीक है। फिर है
सेकंड आता है विक्रय मूल्य का भुगतान करने का दायित्व भी उसी का है, कि जैसे ही विक्रय होता है, सॉरी विक्रय होता नहीं, विक्रय होने से पूर्व वो ये कांटेक्ट करेगा कि इतना विक्रय मूल्य मैं भुगतान कर दूंगा, ड्यूटी लेता है, उसके लिए प्रतिभूति देता है या एडवांस भी दे सकता है, ठीक है। अब विक्रय होने के बाद में क्या उसके ड्यूटीज क्या है, क्रेता की ड्यूटी क्या है कि कोई भी अगर विक्रय हो गया, पूर्ण हो गया और संपत्ति अभी भी क्या है, विक्रेता के कब्जे में पड़ी है, तो उस संपत्ति को अगर कोई हानि होती है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, क्रेता की होगी। क्यों? क्योंकि अपन माल विक्रय अधिनियम में पढ़ते हैं कि जोखिम का जोखिम क्या है, स्वत्व के साथ साथ अंतरित होता है। जोखिम स्वामित्व के साथ साथ क्रेता के पास आ गई संपत्ति। अब अगर उसमें कोई हानि होती है, कोई लॉस होता है, तो उसका भुगतान करने की जिम्मेदारी क्रेता पर आ जाती है। फिर अगर उस जमीन से अगर किसी को किराए, मान लो वो जमीन किराए पे है या उस पर कोई पट्टे पे दी हुई कुछ भी, तो अगर वहां भाटक देना है तो वो अब विक्रय होने के बाद में किसको देना पड़ेगा, क्रेता को भुगतान करने पड़ेगा। मान लो उस जमीन से कोई लोन की राशि देनी है या उससे कोई और भाटक किराया देना, जो भी उसको देना है, उस पर जो प्रभार है वो अब किसको देना होगा, क्रेता को देने होंगे, ठीक है। तो ये थे क्रेता के क्या ड्यूटीज। अब आता है क्रेता के अधिकार क्या क्या होंगे। फर्स्ट आता है लाभ प्राप्त करने का क्रेता का अधिकार होगा। उस संपत्ति से होने वाले जो भी लाभ है, जो भी फायदे विक्रय होने के बाद में, वो सारे के सारे लाभ फायदे प्राप्त करने का हकदार कौन होता है, क्रेता हो जाता है। फिर आता है क्रेता का धारणाधिकार। क्रेता ने संपत्ति विक्रय मूल्य चुका दिया है तो फिर वो उस संपत्ति पर धारणाधिकार बनाए रख सकता है। जब तक वो उसका मालिक या स्वामित्व है तब तक वो उस पर कब्जा बनाए रख सकता है, धारणाधिकार बनाए रख सकता है। तो ये थे क्रेता और विक्रेता के दायित्व और अधिकार। पहले अपन ने देखे विक्रेता के क्या दायित्व होते हैं, फिर उसके अधिकार, फिर क्रेता के दायित्व, फिर होते हैं क्रेता के अधिकार। इनको एक एक करके पॉइंट में लिख लेना आप, ठीक है। लिखना, याद करने की, ये जो लैंग्वेज है, जो 55 की लैंग्वेज है, उसको पढ़ने से इजी नहीं होगा, ये पॉइंट बना के आप लिख लेना ताकि याद करने में आपको इजी पड़े, ठीक है। फिर आता है सेक्शन 56। सेक्शन 56 क्या बोलता है, क्रमबंधन का सिद्धांत। एक तो अपन क्रमबंधन का सिद्धांत यहाँ पे पढ़ते हैं और एक आगे पढ़ेंगे 81 में, ठीक है। सेक्शन 81 में यहाँ पे जो क्रमबंधन का सिद्धांत है वो पाश्चित क्रेता का क्रमबंधन का सिद्धांत है और 81 में पाश्चित बंधकदार का क्रमबंधन का सिद्धांत है। इसको अपन एक एग्जाम्पल के द्वारा आराम से समझ सकते हैं। जो 56 है सेक्शन, उसको एक एग्जाम्पल के द्वारा आराम से समझ सकते हैं। जैसे ए की 4 जमीनें हैं, WXYZ, या ए की WXYZ 4 प्रॉपर्टी है, ठीक है। फिर वो क्या करता है, उन चारों प्रॉपर्टियों में से 3 प्रॉपर्टी WXY 3 जो प्रॉपर्टियां हैं शुरू वाली, WXY को क्या है, बी को क्या कर देता है, बंधक कर देता है, बी को बंधक कर देता है, ठीक है। फिर क्या करता है, फिर वो WXYZ जो 4 प्रॉपर्टियां हैं उनमें से ही 2 प्रॉपर्टी को विक्रय कर देता है सी को। ए के पास 4 प्रॉपर्टियां थी, उन 4 प्रॉपर्टियों में से शुरू की 3 प्रॉपर्टियां WXY को उसने बी के पास क्या है, बंधक मॉर्गेज कर दिया। फिर
लास्ट की जो प्रॉपर्टियां थी दो, वाई और जेड जो प्रॉपर्टी थी वो उसने क्या कर दी, सी को बेच दी, सी को बेच दी, विक्रय कर दी। तो अब पाश्चिक क्रेता कौन हुआ, सी हुआ। तो सी को ये अधिकार है, सी को ये अधिकार है कि वह पूर्विक जो अंतरिति है, पूर्विक अंतरिति कौन था, बी था, बंधकदार था, बी को बंधकदार था। तो सी का ये अधिकार है कि वो बी को कहे कि अपना बंधक धन, अपना बंधक धन उन प्रॉपर्टियों से वसूल करे जो सी को विक्रय ना की गई हो, जो सी को विक्रय नहीं, सॉरी, सी को ये अधिकार है, वो बी को कहेगा कि आप अपना बंधक धन क्या है, उन प्रॉपर्टी से वसूल कर ले जो उसे सी के पास नहीं रखी गई है या सी को विक्रय नहीं की गई है। तो मान लो एक्स, डब्ल्यू एक्स वाई जेड जो चार प्रॉपर्टियों में से तीन तो क्या है, उसने बी को विक्रय बंधक रखी और दो प्रॉपर्टी उसने सी को विक्रय कर दी। तो सी ये कहेगा कि बी को कि आप अपना बंधक धन क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी से वसूल करें, डब्ल्यू और एक्स प्रॉपर्टी से वसूल कर ले, वाई प्रॉपर्टी जो उस सी को विक्रय की है उससे छोड़े। यानी वो बी को कहेगा कि आप अपना बंधक धन सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी से करें, डब्ल्यू और एक्स प्रॉपर्टी से ही वसूल कर ले, वाई प्रॉपर्टी जो उसे विक्रय कर दी गई है उसे एक बार छोड़ दे। ये पाश्चिक क्रेता का क्रम बंधन का सिद्धांत है, ठीक है। वो यानी पाश्चिक क्रेता कहेगा, पूर्विक अंतरिति यानी बंधकदार को कहेगा कि आप बंधक धन उन प्रॉपर्टियों से वसूल करें जिन जो उसे विक्रय ना की, यानी डब्ल्यू और एक्स प्रॉपर्टी उसे विक्रय नहीं की थी। दोनों के बीच में कॉमन जो प्रॉपर्टी आ रही है वो हो रही है वाई, वो हो रही है वाई। तो वो कहेगा कि वाई प्रॉपर्टी को एक बार आप छोड़ दें क्योंकि ये मुझे विक्रय कर दी गई है, तो आप अपना बंधक धन डब्ल्यू और एक्स प्रॉपर्टी से ही वसूल करें। लेकिन इस धारा की कोई भी बात बी के अधिकारों को हनन नहीं करेगी। अगर बी का बंधक धन डब्ल्यू और एक्स प्रॉपर्टी से वसूल नहीं हो रहा है, डब्ल्यू और एक्स प्रॉपर्टी से वसूल नहीं हो रहा है, तो फिर वो वाई प्रॉपर्टी का भी विक्रय करवा सकती है। क्यों करवा सकती है, अब ये बताओ आप यहाँ पर कि वो वाई को विक्रय क्यों करवा सकती है, क्योंकि वह यहाँ पर वो सप्रतिफल अंतरिति है। पहली बात तो बी बंधकदार है तो उसका अधिकार है कि वो उन प्रॉपर्टियों को विक्रय करवा सकता है अगर ए भुगतान नहीं करता है बंधक धन का। तो यहाँ पे कौन सा नियम लागू होगा, सेक्शन 48 पूर्विकता का नियम लागू हो जाएगा। सेक्शन 48 का पूर्विकता का नियम लागू होगा कि जो पहले आया सबसे पहले वो वसूल करे। लेकिन पाश्चिक क्रेता का क्रम बंधन यानी वो ये कह सकता है, उसका ये अधिकार है कि वो बी को कहे कि आप अपना बंधक धन उन प्रॉपर्टी से वसूल करें जो उसे विक्रय ना की हो। लेकिन इस धारा की कोई भी बात, दोनों बातें आ गई इसमें, पाश्चिक क्रेता का क्रम बंधन भी आ गया और पूर्विक बंधकदार के अधिकारों का ह्रास भी ना हो। यानी अगर उनका बंधक धन उन प्रॉपर्टी से वसूल हो जाता तो वेल एंड गुड, और अगर वसूल नहीं होता तो वो उस वाई प्रॉपर्टी जो सी को विक्रय कर दी गई है उसे भी बंधक धन के रूप में उस प्रॉपर्टी को भी वो विक्रय करवा सकता है, ठीक है। तो ये होता है क्रम बंधन का सिद्धांत यहाँ पे। नेक्स्ट आता है सेक्शन 57। सेक्शन 57 को सिर्फ अपने को हेडिंग पढ़नी है। सेक्शन 57 क्या कह रहा है, सेक्शन 57 ये कह रहा है कि अगर कोई प्रॉपर्टी भार से युक्त है, विलंगम से युक्त है, यानी कोई प्रॉपर्टी स्थावर संपत्ति है और उस पर भार अधिरोपित है और उस स्थावर संपत्ति का क्या है, विक्रय किया जा रहा है, या तो क्या है
न्यायालय के द्वारा किया जा रहा है। न्यायालय की किसी डिग्री या आदेश के निष्पादन में, एग्जीक्यूशन में उस स्थावर संपत्ति का विक्रय किया जा रहा है, या न्यायालय से बाहर उस स्थावर संपत्ति का विक्रय किया जा रहा है जो भार से युक्त है, यानी जिस पर भार अधिरोपित किया हुआ है, चाहे विधि की प्रक्रिया द्वारा हो, चाहे पक्षकारों के कार्य के द्वारा हो। तो वहां पर उस स्थावर संपत्ति का विक्रय होने से पूर्व न्यायालय क्या करेगा, उस जो भार की राशि है, जो जितना भार उस संपत्ति पर अधिरोपित है, उतनी भार की राशि यानी मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज न्यायालय में जमा करवा लेगा और फिर उस संपत्ति को भार से मुक्त करके, विलंगम से मुक्त करके फिर न्यायालय उसे बेच सकता है। ये कह रहा है सेक्शन 57। ठीक है, आज अपन इतना ही करेंगे। सेक्शन 58 है वो कल अपन करेंगे। सेक्शन 58 बंधक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, वो कल करेंगे अपन। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। नहीं, ठीक।